Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, and fit and fine with your family. Children, we have discussed the 8th chapter of your NCERT textbook, a very important chapter, that is the body movement. Okay, we have discussed each and every topic, each and every concept of that. It was a very important chapter, and I hope you all have understand it clearly. ठीक है, we have discussed the keywords, we have discussed the exercises, okay, and we have discussed each and everything, and I hope you have done it in your notebook. You also have made the diagrams of important joints, okay, skull and bones. Today we are starting a very fresh chapter and very interesting chapter, children. Okay, and the name of the chapter is the living organisms and their surroundings. हाँ बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे एक नया टर्म आपको साथ में जुड़ रहा है, ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों? आज से पहले क्या आपने ये नेम सुना था, ऑर्गेनिज्म? कितने बच्चों ने आज से पहले नेम सुना था, और कितने बच्चों ने आज पहली बार सुना है? तो बच्चों, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसका मतलब होता है लिविंग क्रिएचर्स. यस, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग क्रिएचर्स, यानी ऐसे जीव है ना जो जिंदा है, लिविंग है, कुछ भी लिविंग है. अगर लिविंग क्रिएचर्स हैं तो हमको उनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, है ना. एंड व्हाट आर सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स हमारे आसपास. सराउंडिंग्स मीन्स क्या? हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है, और व्हाट सराउंडिंग्स, है ना. तो इस चैप्टर में द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द हैबिटेट ऑफ द लिविंग, है ना, एंड द एडेप्टेशन टू सूट द हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है. सो सबसे पहले तो ये जाना हमने कि भाई ऑर्गेनिज्म क्या होता है. तो ऑल द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. And you know, the living organisms have what? Certain characteristic which make them different from non-living, है कि नहीं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ कैरेक्टर्स तो होते हैं ना बच्चों, जो नॉन लिविंग से क्या करते हैं, उनको डिफरेंट बनाते हैं. ठीक है, राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक विच मेक द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग. 5 कैरेक्टर्स लिख के दिखाइए, ठीक है, कि लिविंग नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है. ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों लिविंग एंड नॉन लिविंग की. तो लिविंग थिंग्स को हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है. और आप भी फुल्ली इन्वॉल्व होकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में भी आपको आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. पहेली एंड बूझो, ये 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं आपके एनसीईआरटी बुक के. आपको हर बुक में, आपके हर चैप्टर में मिलेंगे ये दोनों, पहेली और बूझो, ठीक है. पहेली एंड बूझो दोनों वेकेशन पे जाते हैं. दे वेंट ऑन द वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ देयर इंटरेस्ट. जहाँ जहाँ वो चाहते थे, बहुत से, जैसे उनका वेकेशन था, समर वेकेशन था, तो समर वेकेशन वो लोग बहुत सारी जगह पे घूमने गए इंडिया में, ठीक है. एक जगह वो गए, कहाँ पे? ऋषिकेश. नाम सुना है आपने? ऋषिकेश उत्तराखंड में है बच्चों, है ना. माउंटेन एरिया है, हिली एरियाज है. तो गंगा रिवर के नज़दीक, ठीक है, वहाँ पे गंगा रिवर बहती है वहाँ से. तो दे वेंट टू द ऋषिकेश नियर द गंगा रिवर. और उन्होंने क्या देखा, वो माउंटेन्स पे क्लाइंब किए, ठीक है ना, हिमालयस की तरफ गए, ठीक है ना. वहाँ उनको क्या फील हुआ? दे फील कोल्ड, है ना. दे फील कोल्ड देयर एंड दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स. और उस माउंटेन पे उन्होंने जो ट्रीज देखे बच्चों, एक चीज़ उन्होंने वहाँ पे नोटिस की कि जो माउंटेन पे जो ट्रीज़ हैं वो हमारे इस एरिया में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट है. यस, कौन कौन से ट्रीज़ देखे उन्होंने? उन्होंने ओक्स के देखे ट्रीज़, पाइन्स के ट्रीज़ देखे, देवदार्स के ट्रीज़ देखे, है ना. और उन्होंने ये चीज़ फील किया बच्चों, उन्होंने खुद से इस चीज़ को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि हमारे एरिया में जो ट्रीज़ हैं वो माउंटेन्स पे पाए जाने वाली ट्रीज़ से क्या है, डिफरेंट है ना. उसके बाद फिर वहाँ पे उनका टूर ख़त्म हुआ, वहाँ उसके बाद फिर वो घूमने के लिए आ गए राजस्थान.
कहाँ आए बच्चों? राजस्थान। राजस्थान में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने वहाँ पे कैमल्स देखे, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने डेजर्ट देखा। डेजर्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, है ना, गोबी डेजर्ट्स। तो राजस्थान में उन्होंने क्या देखा? डेजर्ट देखा, सैंड, ओनली सैंड एंड सैंड, सिर्फ सैंड, डेजर्ट उनको दिखाई दिया वहाँ पे, और दैट इज़ अ हॉट डेजर्ट, है ना। वहाँ पे जो उन्होंने ट्रीज देखे या जो प्लांट देखे, वो जनरली क्या थे? उनमें थॉर्न्स थे, कांटे थे, कैक्टस, है ना, कैक्टस के प्लांट देखा। तो वहाँ से उन्होंने कुछ कैक्टस के प्लांट क्या किया बच्चों? वहाँ से वो ले आए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उनकी ट्रिप खत्म हुई। उसके बाद फिर वो कहाँ घूमने के लिए निकले? पुरी, है ना। कहाँ निकले? पुरी, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा, उस साइड में। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बीचेस हैं, समुद्र, कोस्टल एरिया है ना। तो समुद्र के किनारे जो बीचेस पे जब वो घूमने गए, तो वहाँ पे कुछ और ट्रीज जैसे कैसोराइना के ट्रीज आपको देखने को मिले, है ना। और वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिले, है ना बच्चों। तो ये जितने भी प्लेसेस वो लोग घूमे, वहाँ डिफरेंट, है ना, दे वर सो डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर। वो एक दूसरे से सब क्या थे बच्चों? डिफरेंट थे। सम वर वेरी कोल्ड, सम वर वेरी हॉट, सम वर ड्राई, कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड थे, है ना। और सारे के सारे जो एनवायरनमेंट था सब डिफरेंट डिफरेंट था। और हर जगह जो उनके ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या बच्चों? अभी मैंने बताया था लिविंग क्रिएचर्स। तो वह हर जगह जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट थे, अलग अलग टाइप के थे। सो दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी लिविंग क्रिएचर। तो उन्होंने सोचा कि यार क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना पाया जाता हो, है ना। तो बूझो के दिमाग में ये आया कि चलो यार घर में देखते हैं। घर में वो एक छोटा सा वार्डरोब खोला और उसने सोचा कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लाओ यहाँ पे देखते हैं। और जैसे ही उसने वार्डरोब खोला, क्या देखा उसने? वहाँ पे एक छोटा सा स्पाइडर मूव कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ना पाए जाए, है ना। आप खुद भी देख सकते हो अपने आसपास, हर जगह आपको कुछ ना कोई लिविंग क्रिएचर, कोई ना कोई आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएगा, है ना। चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो। इवन साइंटिस्ट ने तो वॉल्केनोज की ओपनिंग्स पे भी आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको मैंने अभी बताया कि हम भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में, एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब एक चीज़ तो बच्चों क्लियर हो गई कि भाई इस हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं बच्चों? एनवायरनमेंट हैं, है ना। तो एक यहाँ पे टर्म आया बच्चों, हैबिटेट। अब बार बार आप सोच रहे हो कि सर बार बार हैबिटेट कह रहा है, ये हैबिटेट है क्या? बच्चों एक तो होती है हैबिट, यानी आपकी आदतें, और दूसरा क्या है? हैबिटेट। दोनों अंतर है, डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना। हैबिट और हैबिटेट दोनों बहुत अंतर है ना। तो कभी एक मत समझना दोनों को। हैबिट तो आपकी आदतें हो गई, बट हैबिटेट क्या है? ये एक आपके लिए नया टर्म है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है बच्चों हैबिटेट। आपको पता है, द प्लेस वेयर ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे नेचुरली रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। मतलब घर कह लो, हैबिटेट का मतलब उसका घर, नेचुरल होम, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो हैबिटेट मतलब क्या? नेचुरल होम। ध्यान रखना। अब आप शेर को उठा के पिंजड़े में बंद कर दो तो पिंजड़ा जो है वो शेर का नेचुरल होम नहीं है। फॉरेस्ट, डेन उसका नेचुरल होम है, तो वो उसका हैबिटेट होगा। तो हैबिटेट समझ रहे हो ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम, है ना। यानी द प्लेस वेयर ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। समझ में आया? ये टर्म आएगा आगे, बट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना। तो हैबिट और हैबिटेट डिफरेंट है, तो बिल्कुल कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, है ना बच्चों। तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे ये लोग पहेली और बूझो घूमने गए थे, वहाँ इनको अलग अलग
क्रिएचर्स देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। पुरी में गए तो आपको सी बीचेस पे क्रैब्स देखने को मिले, केकड़े देखने को मिले, टॉर्टोइस देखने को मिले, है ना। हर जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। वहाँ का लोकेशन अलग अलग था, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट देखने को मिले उनको, है ना। हर जगह अलग अलग प्लांट्स थे, है ना। तो इन सारे रीजंस में उनको क्या हुआ, अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। तो चलो एक्टिविटी 1 में देखते हैं कि क्या हुआ। तो अलग अलग वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। सपोज दैट हम फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट, है ना। जस्ट थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। आप जस्ट सोचो कि फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी आप, है ना। और नीचे देखिए यहाँ पे कॉलम दिया गया है, टेबल 9.1, एनिमल प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द डिफरेंट सराउंडिंग। वो आपको इसमें फिल कर, जैसे जैसे इस चैप्टर में आप पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, इस टेबल को आपको फिल करते रहना है। यानी आपको बताना है कि फॉरेस्ट में कौन कौन सी प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल, और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें मिलती हैं, वो आपको इसमें क्या करना है, लिस्ट आउट करना है। टेबल 9.1, रिमेंबर यू हैव टू फिल इट, ओके। सो बच्चों, you have to list the things, animals and plants found in the other regions that are also shown in this table। आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखना, आप इसके लिए बुक्स, लाइब्रेरीज, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है ना, अलग अलग मिनरल्स डिफरेंट रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं डेजर्ट से, है ना, वो आप चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एंड ट्राई एंड इंक्लूड द मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, बिग हो चाहे स्मॉल हो, अलग इस कॉलम में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फिल कर सकते हैं, है ना। वी मे ऑल्सो फाइंड द डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स, है ना। अलग अलग रीजन के सॉइल्स अलग होती है, अलग वहाँ पे पेबल्स भी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे ओशन की बात करें तो ओशन में क्या होता है, ओशन का वाटर में सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन होता है वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे और जानेंगे। चलो अब हम आते हैं हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया ना बच्चों हैबिटेट क्या होता है ना। द नेचुरल होम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, वो उसका हैबिटेट है। फिशेस का हैबिटेट क्या है, ओशन, सीज, रिवर, वो उनका नेचुरल हैबिटेट। अब उसको ला के आप एक्वेरियम में अगर रखोगे तो एक्वेरियम इज़ नॉट द फिश हैबिटेट, वो फिश का हैबिटेट नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। समझ में आ रहा है। तो हैबिटेट उनका क्या होता है बच्चों, नेचुरल होम होता है। समझ में आ रहा है। आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। कहीं भी थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको कंसर्न है, प्लीज़ ज़रूर पूछें, ठीक है। मन में कोई भी हेजिटेशन, कोई भी कंसर्न नहीं रखना। और आप ये ना सोचना कि सर डांटेंगे या मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आप कभी भी कॉल करके, कभी भी मैसेज करके, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या आपको बताया बच्चों कि अलग अलग जगह का जो रहने के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिव करते हैं, वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम दो सराउंडिंग्स की बात करते हैं। अगर हम समुद्र की बात करें, इन सीज द प्लांट्स एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय ए सलाइन वाटर, है ना। समुद्र में जो भी प्लांट्स और एनिमल रहते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर। सलाइन वाटर मतलब समझ रहे हो, सलाइन मीन सॉल्टी, है ना। समुद्र का पानी क्या होता है बच्चों, सॉल्टी होता है, नमक होता है उसमें, है ना। एंड देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब देखो समुद्र में बहुत सारा पानी है, जबकि डेजर्ट में क्या है, बहुत कम पानी आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऊपर से आपका डेजर्ट क्या होगा, बहुत ही हॉट होगा डे टाइम में, और रात में क्या होगा, बहुत ठंडा होगा डेजर्ट। ऊपर से जो एनिमल एंड प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो डेजर्ट सॉइल पे रहेंगे, है ना, और आप उसके आसपास से ही क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे। तो बच्चों जो सी और जो डेजर्ट्स हैं, दे हैव अ वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, है कि नहीं है। यानी सी का जो सराउंडिंग है वो डिफरेंट है, डेजर्ट की सराउंडिंग क्या है बच्चों, डिफरेंट है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे हम दो, मतलब इन दोनों यानी सी से भी और डेजर्ट से भी हम लोग यहाँ पे दो एनिमल्स को लेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, है ना। कैसे दोनों अलग अलग हैं,
तो एक हम लेते हैं कैमल डेजर्ट से, ठीक है, और फिश हम लेते हैं कहाँ से बच्चों, आपके सीज से। तो चलो देखते हैं। अगर हम कैमल की बात करें, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं कैमल की बात करूं बच्चों, तो कैमल का शरीर क्या है, बहुत बड़ा है ना। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी की वजह से कैमल आपका डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है ना। अगर ये मिस हो गया तो एडेप्टेशन कभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर वो इस तरीके का है कि वो आपके डेजर्ट को सूट करता है। वो सर्वाइव अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ही कैमल डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। तो क्या है भैया ऐसा, है ना, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं आपके डेजर्ट कैमल में जो सूट करती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो कैमल्स के लॉन्ग लेग्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स। क्या फ़ायदा है लॉन्ग लेग्स का बच्चों, सोच सकते हो आप लोग कि लॉन्ग लेग्स का क्या फ़ायदा होगा डेजर्ट में। सोचो सोचो, जस्ट थिंक। मैं बताता हूँ बच्चों, लॉन्ग लेग्स से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता है ना, डेजर्ट में जो सैंड होती है वो डे टाइम में बहुत गर्म होती है, इट इज़ वेरी हॉट, है ना। तो जब उसके पैर लंबे होंगे ना, तो उसकी बॉडी क्या होगी, डेजर्ट से यानी सैंड से दूर होगी, यानी लंबे लंबे पैर होने की वजह से क्या होगा बच्चों, उसका जो बॉडी होगा, उसका और जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो सैंड से क्या होगा, ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा। तो ज़्यादा लॉन्ग लेग्स की वजह से क्या होगा, द लॉन्ग लेग्स कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड, है ना, मज़ेदार। अब आप खरगोश को अगर रख दो डेजर्ट में तो क्या वो सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएगा, कि उसका शरीर तो जल जाएगा पूरा। तो कैमल के जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना, और वो इसीलिए लंबे होते हैं जिससे वो सैंड से क्या हो सके, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, लॉन्ग लेग्स, है ना। मज़ेदार, मज़ा आ रहा है बच्चों पढ़ने में, आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा ये नई नई चीज़ें जानने में और सीखने में, है ना। उसके बाद से क्या कि दे एक्सक्रीट द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, है ना। आपको पता है पानी की बहुत कमी होती है डेजर्ट, है ना। तो क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल यूरिन, मतलब बहुत ही कम यूरिन वो एक्सक्रीट करते हैं, है ना। जब यूरिन कम एक्सक्रीट करेंगे तो क्या होगा, पानी की कमी नहीं होगी शरीर में। समझ में आ रहा है। इवन दे डू नॉट स्वेट, वो स्वेट भी नहीं करते हैं, है ना, जिससे पानी क्या करते हैं, वो बचाते हैं। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो इसीलिए बच्चों आपको ये जो कैमल होता है ना, बहुत ही कम पानी क्या करता है, अपने शरीर से क्या करता है, ये बाहर निकालता है, जिसकी वजह से क्या कर पाता है, बहुत लंबे समय तक ये डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। आपको पता है कैमल के जो आई लैशेज होते हैं ना, आई लैशेज, और जो इनके कान होते हैं, ठीक है, ये लंबे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी मैंने आपको बताया जो सैंड में क्या होता है, बहुत सारे तूफान आते हैं तो बहुत सारी रेत उड़ती रहती है, तो क्या होगा, अगर उनकी आई लैशेज बढ़ जाएंगी तो जो सैंड होगा इनकी आंखों में नहीं जाएगा, इनके कान में सैंड नहीं जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ये सूट करती हैं, मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना कैमल का, वो सूट करता है कहाँ रहने के लिए बच्चों, डेजर्ट में रहने के लिए। यस, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब फिश की बात करते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ फिश आपको देखने को मिल जाएंगे सीज में, है ना। बहुत सारे टाइप ऑफ फिश है कि, बट क्या आपने देखा है कि इन सारी फिशेस में कॉमन क्या होता है, कॉमन है इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है बॉडी मूवमेंट, इसमें मैंने आपको स्ट्रीमलाइन बॉडी बताया था। मैंने आपको बताया था जो बर्ड होते हैं ना, बर्ड्स या फिशेस भी मैंने भी बताया था कि इनकी बॉडी जो होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है ना। याद आया स्ट्रीमलाइन का मतलब, यानी बीच में इनके क्या हो जाएगा, चौड़ी वाइडर होंगी, और किनारों पे यानी एंड्स पे क्या होंगी, पतली होती हैं, जैसे एरोप्लेन होता है आपका, बोट होती हैं, फिशेस भी सेम है। तो इनकी बॉडी क्या होती है बच्चों, स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन होने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों, स्ट्रीमलाइन होने से ये फ़ायदा होता है कि आगे इनका क्या होता है, पतला होता है, नुकीला होता है, कोन शेप का होता है, जिससे ये पानी को काटते हुए या हवा को क्या होता है काटते हुए आगे निकल जाती हैं, है ना। रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस से ये रुकती नहीं है, होता है ना। तो ये सारी चीज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट। फिशेस की क्या होती है बच्चों, जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, एंड दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर। उसके बाद से जो फिश होते हैं दे हैव अ स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज,
क्या होता है बच्चों, इनकी स्लिपरी स्केल्स होती हैं इनकी बॉडी पे, और ये स्केल्स इनको प्रोटेक्ट करती हैं फिशेस को एनिमीज से, ठीक है, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर, और इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, बहुत ही ईजिली मूव कर पाते हैं, है ना। और दूसरा क्या बच्चों, फिशेस के जो फिन्स होते हैं ना और टेल्स होती है बहुत ही फ्लैट होती है, जिसकी इसी फ्लैट होने की वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, मूवमेंट के समय ये डायरेक्शन चेंज करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा वाटर में रहने के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ पाई जाती है बच्चों, वो गिल्स होते हैं। ये गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन कर सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, समझ में आ रहा है ना। सो गिल्स प्रेजेंट इन द फिश, दे हेल्प टू यूज द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन द वाटर। तो हमने क्या देखा बच्चों, वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट to live inside the water and the feature of camel help it to survive in a desert। यानी हमने यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि कैमल और फिश के जो फीचर्स हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी की मदद से कैमल डेजर्ट में रह पाता है और फिश जो है आपकी समुद्र में रह पाती है। अगर आप फिश को डेजर्ट में लेके चले जाओ और कैमल को अगर आप समुद्र में लेके चले जाओ तो क्या वो सर्वाइव करेंगे? नहीं सर्वाइव करेंगे बच्चों, है ना। तो वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल, हालांकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स यहाँ आपको बचाए हैं, ठीक है। और हम देखा है बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं ये दोनों, है ना, और बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग। तो हमने क्या देखा बच्चों, इन दोनों एग्जाम्पल से क्या सीखा कि ये जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, है ना, इनमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं सो दैट ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाए, है ना, समझ में आ रहा है। उनकी सराउंडिंग्स को क्या कर पाए ये बच्चों, मैच कर पाए। सो द प्रेजेंस ऑफ दिस, ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आप, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation। फिर से बोल रहा हूँ, the presence of specific feature or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation। मतलब ये है बच्चों, ठीक है, कि किसी भी एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स या कुछ ऐसी हैबिट्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो प्लांट या एनिमल उस सराउंडिंग में रह पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। तो समझ में आया बच्चों एडेप्टेशन। तो हर एनिमल के पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होता है, हर प्लांट्स के पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होता है जिससे वो अपने हैबिटेट में या अपने सराउंडिंग्स में रह पाए, है ना। तो डिफरेंट एनिमल आर अडेप्टेड टू देयर डिफरेंट सराउंडिंग्स, अलग अलग टू देयर सराउंडिंग इन द डिफरेंट वेज। और ये जो सराउंडिंग है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं, जो नेचुरल होम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैबिटेट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द हैबिटेट। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटेट। तो अपने हैबिटेट पे वो क्या कहते हैं बच्चों, डिपेंड रहते हैं, जहाँ से उनको फूड, वाटर, एयर और ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। और अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है ना बच्चों, वो अलग अलग होता है। कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ सीज में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, है ना। तो अलग अलग आपको हैबिटेट देखने को बच्चों मिल जाता है ना। सो द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड, समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। रिमेंबर द कीवर्ड, दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल। और ऐसे हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। मीन द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू लिव इन विच हैबिटेट, ऐसा हैबिटेट जो ज़मीन पे पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और ऐसे एनिमल जो ज़मीन पे पाए जाते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ये सब के सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल्स हैं। जबकि दूसरी ओर ऐसे हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव इन वाटर, और ऐसा हैबिटेट
यानी ऐसे एनिमल और प्लांट जो आपके किस में पाए जाते हैं बच्चों, वाटर में पाए जाते हैं, उनको हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं. वी कॉल इट द एक्वेटिक हैबिटेट्स. पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर, ओशंस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जाम्पल है ना. सो देर आर लार्ज वेरिएशन इन द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन. ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग आपको ये हैबिटेट्स देखने को मिल जाएंगे. और इसी प्रकार से एक्वेटिक हैबिटेट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. तो यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म समझाने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. देखो बच्चों, द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड इट्स बायोटिक कंपोनेंट. हाँ बच्चों, किसी भी हैबिटेट में, ध्यान से सुनो, किसी भी हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट. यानी अगर प्लांट और एनिमल है तो हम कहेंगे कि भैया ये इस हैबिटेट का कौन सा कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट है. यानी बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग कंपोनेंट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट हैबिटेट. यानी अगर फॉरेस्ट में आपका जो है शेर पाया जाता है, टाइगर है, लॉयन है, बियर है, और उसमें जो है बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं, तो ये जो लिविंग कंपोनेंट है ये बायोटिक कंपोनेंट है फॉरेस्ट के, ठीक है. दूसरी ओर बच्चों, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं उस हैबिटेट में, जैसे सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर, ये सब नॉन लिविंग है ना उस हैबिटेट में. तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट. समझ में आया बच्चों. तो आपको बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों पता होना चाहिए, बिकॉज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो किसी भी हैबिटेट का जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं, दे आर द व्हाट, एबायोटिक कंपोनेंट्स. समझ में आ रहा है, ओके. चलो अब आते हैं एक्टिविटी 2 पे बच्चों. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी को आपने वहाँ पे लेसन 1 में भी किया था, अगर आपको याद हो तो. यू हैव डन इन लेसन 1, ठीक है. रिकॉल करिए, आपने वहाँ पे स्प्राउट्स लिए थे मूंग और चना के, ठीक है. और उसको आपने क्या किया था, वाटर में, पानी में उसको भिगोया था. उसके बाद आपने उसको वाटर को ड्रेन किया था, एंड देन व्हाट, जर्मिनेट कराया था, है ना. स्प्राउट्स बनाए थे आपने, याद आ रहा है कुछ फर्स्ट चैप्टर में. तो वहीं से क्या होता है बच्चों, वहीं से आपको बिगनिंग होती है. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द न्यू प्लांट. वहीं से आपका न्यू प्लांट निकलता है ना, सीड से. तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, आपको फिर वही काम करना है. ये एक्टिविटी आज करेंगे आप एवरीवन, ठीक है. दिस एक्टिविटी यू हैव टू कंडक्ट एट योर होम. उसके बाद क्या आपने ऑब्जर्वेशन देखे, वो 4-5 डेज़ के बाद मुझे ऑब्जर्वेशन आप बताएंगे, ओके. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड. कुछ मूंग के या कुछ चने के सीड्स आप क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है. उसमें से कुछ आप क्या कर लीजिए, उनको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है. सारे आपको नहीं भिगोने हैं, कुछ आधे, थोड़ा से आधा से थोड़ा सा कम आप उसको अलग कर लीजिए, उसको भिगोना नहीं है. और बाकी जो है उसको क्या कर लीजिए, आप भिगो दीजिए, सोक कर लीजिए 1 दिन के लिए. उसके बाद क्या कर लिए, डिवाइड द सोक्स इनटू 4 पार्ट. अब क्या करना है, जो आपने सीड्स आपने भिगोए थे उनको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, भिगोए हुए को. एक तो आपने पहले ही निकाल दिए, थोड़े से आपने पहले ही उसको भिगोया नहीं है, उसको अलग रखना है, ठीक है. लेकिन जो आपने भिगोया था 1 दिन के लिए, उसको निकालने के बाद उसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है. अब उन 4 पार्ट्स को आपको अलग अलग जगह रखना है. समझ में आ रहा है. एक को आपके क्या करना है, कीप 1 पार्ट ऑफ द सोक सीड इन द सनी रूम. एक को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप आती हो, धूप में. एक 4 पार्ट आपने डिवाइड किया तो सोक सीड्स को, एक पार्ट को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप आती हो, ठीक है. दूसरे को आप, दूसरा जो पार्ट है उसको आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती, एकदम अंधेरा हो, ठीक है, कंप्लीटली डार्क, वहाँ पे रखना है, ठीक है. सॉरी. तीसरे को आपको यहाँ रखना है, आप उसको कबर्ड वगैरह में भी रख सकते हैं, जो डार्क में आपको रखना है, आपको अलमीरा वगैरह में कहीं ऐसी जगह रखना है बिल्कुल अंधेरा हो, कबर्ड वगैरह में, ठीक है. उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, हाँ, थर्ड पार्ट को आपको कहाँ रखना है बच्चों, इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग. कहाँ रखना है, कोल्ड सराउंडिंग पे, ठीक है ना. जैसे आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं,
ठीक है, या उसको फ्रीजर में रख सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वाल को पार्ट को आपके क्या कर सकते हैं, दूसरे वाल को आप पानी में ही रहने दीजिए, उसको सोख करके रख दीजिए। 4 पार्ट हो गए, और 5वां पार्ट आपका ड्राई था, उसको आपने अलग ही रखा हुआ है। अब आप देखिए 4 से 5 दिनों के बाद आप देखिए कि जर्मिनेशन कैसे हो रहा है। भाई जर्मिनेट तो करेंगे ना, आपने एक दिन उसको भिगो के फिर उसको बाहर निकाल के रखा है, जर्मिनेशन तो होना चाहिए। आपने एक्टिविटी लेसन 1 में की थी, तो यहाँ पे जर्मिनेशन होना चाहिए सब में। बट आपको ये देखना है कि कहाँ पे जर्मिनेशन फास्ट हो रहा है और कहाँ पे जर्मिनेशन स्लो हो रहा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया उन 5 कंडीशंस में? ये ऑब्जर्वेशंस आपको बच्चों लिखना है, और लिख करके, आज वेडनेसडे है, ठीक है, यू हैव टू सबमिट इट ऑन संडे। आज संडे को आप इसकी रिपोर्ट, इसके ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 5 की 4-5 लाइंस में आपने क्या ऑब्जर्व किया इन 5 कंडीशन में, क्या चीज़ आपको देखने को मिला, है ना। तो अपनी ऑब्जर्वेशंस को, इस एक्टिविटी की अपनी ऑब्जर्वेशंस को आपको मुझे संडे को सबमिट करना है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको कुछ जरूर इसको देखने को मिलेगा, फिर मैं कंक्लूड करूंगा कि बच्चों क्या है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली देखने और सीखने को मिली हैं, ठीक है ना। सो बच्चों, एडेप्टेशन की बात हम लोग कर रहे थे। एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एडेप्टेशन शॉर्ट टाइम नहीं लेता है, यानी ऐसा नहीं कि आप एडेप्टेशन बहुत ही जल्दी आ जाता है, ये उसके लिए बहुत सा टाइम लगता है। अडेप्ट करने के लिए, किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, है ना। ओवर 1000 of years द एबायोटिक फैक्टर और अ रीजन चेंज, है ना, दोज एनिमल विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंज डाइड आउट। आपको पता है डायनासोर्स क्यों मर गए? डायनासोर्स इस धरती से क्यों खत्म हो गए बच्चों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, और एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ तो अपने आप को वो अडेप्ट नहीं कर पाए। यस, वो अपने आप को अडेप्ट उस एनवायरनमेंट में नहीं कर पाए, और इसीलिए धीरे धीरे वहाँ से क्या हो गए, वो ख़त्म हो गए। समझ में आ रहा है? तो बच्चों एबायोटिक फैक्टर बताऊंगा कैसे हेल्प करते हैं बायोटिक फैक्टर्स को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए बच्चों इतना है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है बच्चों? ये प्रोजेक्ट है, ये एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें आपको जर्मिनेशन करना है और डिफरेंट कंडीशन में जर्मिनेशन करना है। वो 4-5 कंडीशन मैंने आपको बता दिए, और फिर मुझे ऑब्जर्व करके बताना है कि ये एक्टिविटी में आपको क्या ऑब्जर्व किया, और इसकी रिपोर्ट आपको मुझे संडे को सबमिट करनी है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, ये टॉपिक जो भी आज मैंने पढ़ाया ये समझ में आया होगा। बहुत गो थ्रू इट, ठीक है। और आज का जो होमवर्क है एक्टिविटी, इसको आप जरूर परफॉर्म करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।